पॉलिनोमियल को देखकर सबसे पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि भैया हम इसे पढ़ते क्यों हैं? इसका आगे कोई यूज है? क्या इसका रियल लाइफ में कोई यूज है? तो दोनों सवालों का जवाब है हाँ, इसका आगे भी यूज है और इसका रियल लाइफ में भी यूज होता है। तो जैसे मान लो कि हम किसी बाल को थ्रो करते हैं तो कुछ इस प्रकार से जब जाती है तो एक पाथ बनाते हुए जाते हैं। उस पाथ की जानकारी हम पॉलिनोमियल से ले सकते हैं या फिर उस पाथ को हम पॉलिनोमियल की इक्वेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब इसका आगे क्या यूज होता है? इसका आगे अभी अगर 9th में हो तो 10th में पूरा चैप्टर ही आएगा, उसके बाद मैथ लोगे तब तो पढ़ना ही पड़ेगा। अब जैसे मान लो कि आप फिजिक्स ले रहे हो, मैथ नहीं ले रहे हो, सॉरी बायो ले रहे हो, तो उसमें भी फिजिक्स में भी इसके कॉन्सेप्ट मिलेंगे पॉलिनोमियल के। तो इसलिए ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है। अब इसका रियल लाइफ में यूज होता है, जैसे मान लो कि जब ब्रिज बनाया जाता है तो जो इंजीनियर ब्रिज बनाता है, ब्रिज का मैप बनाता है, तो वहां पे पॉलिनोमियल का यूज करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अखिल और अभी तक अगर आप हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पॉलिनोमियल समझने से पहले हमें टर्म को समझना पड़ेगा कि टर्म किसे कहते हैं। तो जैसे मान लो कि कोई भी वेरिएबल हो और उसकी पावर होल नंबर हो और कोई भी नंबर हो, इन दोनों को जब हम आपस में मिलाएंगे तो एक टर्म बन जाएगी, एक टर्म बन जाएगी। अब बात आती है कि भैया वेरिएबल किसे कहते हैं? हमें तो यही नहीं पता है, हमें तो वेरिएबल ही नहीं पता है। तो हम वेरिएबल जानते हैं, वेरिएबल किसे कहते हैं। वेरिएबल का सिंपल मतलब होता है कि जो समय के साथ चेंज होता रहे, जो समय के साथ चेंज होता रहे उसे वेरिएबल बोलते हैं। चेंज विथ टाइम, ठीक है। अब इसके अंतर्गत कोई भी अल्फाबेट आ सकते हैं, वो चाहे इंग्लिश के हों और चाहे हिंदी के हों, और कुछ स्पेशल भी आते हैं जैसे अल्फा हो गया, बीटा हो गया और गामा हो गया। वेरिएबल के अंतर्गत यहाँ तक आप अपना नाम भी ले सकते हो, अपना नाम भी लिख सकते हो, वो भी वेरिएबल हो बन जाता है। तो जैसे ये सभी के सभी वेरिएबल हैं। अब ध्यान से देखो, इन सभी की पावर है 1, ठीक है। अगर हम पावर को यहाँ पे चेंज कर दें, जैसे ए स्क्वायर हो गया, तो ये भी तो वेरिएबल है। तो इसका मतलब कि अगर हम वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट होता है, एक्सपोनेंट, ये कोई भी नंबर हो सकता है, ये कोई भी एनी नंबर, ठीक है। तो सॉरी, यहाँ पे ये जैसे मान लो कि ये हो गया ए की एक्सपोनेंट है, वो कोई भी नंबर हो सकता है। तो ये जो है ये वेरिएबल बन जाएगा, वेरिएबल है, ठीक है। अब बात आती है कि जैसे यहाँ पे x की पावर 2 है तो ये वेरिएबल है। अब x की पावर -2 हो गया तो भी ये वेरिएबल है। अब मान लो कि x की पावर -2/3 हो गया, तब भी ये वेरिएबल है। तो वेरिएबल समझ में आया। वेरिएबल के बाद आता है कांस्टेंट। कांस्टेंट किसे कहते हैं? तो कांस्टेंट का मतलब होता है सिंपली नंबर, कोई भी नंबर। तो नंबर जो होते हैं वे तो समय के साथ बदलते नहीं हैं। तो इसका सिंपल मतलब डिफिनेशन हो जाती है नॉट चेंज विथ टाइम, ठीक है। कांस्टेंट का की सिंपल डेफिनेशन हो जाती है नॉट चेंज विथ टाइम। इसका मतलब जो समय के साथ नहीं बदले वो कांस्टेंट के अंतर्गत आता है। अब इसके
कोई भी नंबर ले लो, एनी नंबर, वो जो है कोई भी नंबर ले लो वो कांस्टेंट होता है। जैसे 4 कांस्टेंट है, √4 कांस्टेंट है, √2 कांस्टेंट है। इसी प्रकार से आप कोई भी नंबर उठा लो वो कांस्टेंट के अंतर्गत ही आता है। तो अब जो हम बात करने वाले हैं कि इस वेरिएबल की, इसके कुछ, जैसे मान लो कि जो ए हो गया, ये वेरिएबल है, ए वेरिएबल है। अब इसकी एक्सपोनेंट या फिर पावर जो हो वो बिलोंग करे होल नंबर को, वो होल नंबर को। तो इस टाइप के वेरिएबल हम यूज करते हैं पॉलिनोमियल में। इस टाइप के वेरिएबल यूज होते हैं पॉलिनोमियल में। तो अब सिंपल सी बात आती है कि इस टाइप का कोई भी वेरिएबल उठा लो, इस टाइप का कोई भी वेरिएबल उठा लो और यहाँ से कोई भी नंबर उठा लो, तो ये बन जाता है टर्म, ये टर्म बन जाता है। तो ये है वेरिएबल और इसकी कंडीशन है कि जो इसकी पावर होगी वो होल नंबर होगी और ये है कांस्टेंट। तो इनमें से कोई भी ये उठा लो और कोई भी नंबर उठा लो, उनका मिलन करा दो तो बन जाता है टर्म। जैसे ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर हो गया वेरिएबल। अब यहाँ से नंबर ले लेते हैं, मान लो मैंने 3 ले लिया, तो अब जब ये दोनों मिल जाते हैं तो ये टर्म बना देते हैं, ये टर्म बन जाते हैं। तो टर्म की सिंपल सी कंडीशन होती है कि जो कांस्टेंट हो और एक एक या फिर एक से ज्यादा वेरिएबल हो, कोई एक नंबर हो और एक या एक से ज्यादा वेरिएबल हो, और वेरिएबल ऐसे हो जिनकी पावर होल नंबर हो, ऐसे वेरिएबल हो जिनकी पावर होल नंबर हो, तो वो टर्म बन जाता है। ये जैसे मान लो कि ये हो गया 7, अब यहाँ पे चाहो तो एक्स स्क्वायर भी ले सकते हो या x की पावर 7 भी ले सकते हो, और यहाँ पे y भी ले सकते हो, और यहाँ पे z भी ले सकते हो, आप कुछ भी ले सकते हो। और बस कंडीशन ये है कि उसकी पावर जो है वो होल नंबर होनी चाहिए बस, तो ये टर्म कहलाएगा, ये टर्म कहलाएगा। तो टर्म समझ में आया। अब हम देखेंगे कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। तो अब बात आती है कि ये पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। ये जो डिफिनेशन है इसे रटने की कोई जरूरत नहीं, हम सिंपली इसका मतलब समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है पॉलिनोमियल का। तो पॉलिनोमियल 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, एक होता है पॉली और दूसरा होता है नोमियल। पॉली का मतलब होता है कि मैनी, और नोमियल का मतलब होता है टर्म। तो पॉलिनोमियल का सिंपल सा मतलब होता है मैनी टर्म। अब इस बेसिस पे इसकी एक डिफिनेशन आप खुद लिख सकते हो, जिसमें एक या एक से ज्यादा टर्म कनेक्ट हो प्लस साइन से या फिर माइनस साइन से। 1 और मोर देन 1 टर्म्स कनेक्टेड प्लस साइन। कहीं कहीं पे ये आपको केवल प्लस साइन मिलेगा और कहीं कहीं पे प्लस साइन और माइनस साइन भी मिलेगा। तो ये माइनस साइन क्यों नहीं दिया होता है, किसी किसी बुक में ये माइनस साइन क्यों नहीं दिया होता है, तो सिंपली जैसे ये टर्म है 3x, ये टर्म है तो इसमें एक तो ये हो सकता है और कुछ इस प्रकार का भी हो सकता है, ये हो गया माइनस का 3x। अब जैसे इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 3x प्लस का और माइनस का 3x, ये बन गया। अब
ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 3, यहाँ पे 3x² ले लेते हैं, ठीक है। अब ये हो जाएगा माइनस का 3x², तो ये सिंपल सा बन गया। अब अगर 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 जैसे मान लो कि यहाँ पे माइनस ना दिया गया होता, यहाँ पे माइनस ना दिया गया होता, और ये पॉलिनोमियल बनाना होता, ये वाला, तो हम इसे सिंपली माइनस से कनेक्ट कर देते, तो ये सिंपली माइनस से कनेक्ट कर देते हैं। जनरली केवल और केवल प्लस साइन ज्यादा सही रहता है डेफिनेशन में लिखना, क्योंकि कोफिशिएंट जो होता है, ये जो वेरिएबल के आगे लिखा होता है, ये कोफिशिएंट जो होता है ये साइन के साथ बताना होता है, ये साइन के साथ बताना होता है। हम आगे जानेंगे कि कोफिशिएंट किसे कहते हैं। अभी ये जान लो कि कोफिशिएंट जनरली हमें साइन के साथ बताना होता है, और वहाँ पे जब कोफिशिएंट पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम केवल प्लस साइन से कनेक्ट करेंगे पॉलिनोमियल के टर्म को, ठीक है। तो ये हो गई डिफिनेशन। अब जैसे मान लो कि ये एक टर्म है, टर्म 1, अब या ये कनेक्ट है प्लस साइन से टर्म 2 और प्लस साइन से टर्म 3, ये तीनों टर्म कनेक्टेड हैं, तो ये बन गया सिंपल सा पॉलिनोमियल, ये सिंपल सा पॉलिनोमियल बन गया। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल देते हैं और बताना यह है कि उनमें से कौन कौन से पॉलिनोमियल हैं और कौन कौन से पॉलिनोमियल नहीं हैं। तो ये 5 क्वेश्चन दिए गए हैं और इनमें से बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो है ये पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है। तो पॉलिनोमियल देखने के लिए सिंपल सी बात है, हम टर्म देखेंगे कि टर्म है या फिर नहीं है। अगर सभी के सभी टर्म होंगी और वे कनेक्टेड होंगी प्लस या फिर माइनस साइन से, तो हम बोल देंगे कि वो पॉलिनोमियल है। अगर उसमें एक भी टर्म नहीं हुई तो हम ये बोल देंगे कि वो पॉलिनोमियल नहीं है। तो सबसे पहले ये देखते हैं, ये तो एक टर्म है, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल की पावर होल नंबर है, सिंपल सी एक टर्म है। और दूसरे में भी वेरिएबल की पावर होल नंबर है, ये भी एक टर्म है, इसका मतलब ये भी टर्म है, ये भी टर्म है, तो ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है। और दूसरा भी, ये भी टर्म है, ये भी टर्म है। अब देखते हैं ये टर्म है या फिर नहीं, ये टर्म है या फिर नहीं। तो ये भी एक टर्म है। कैसे? जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई भी ये 1 लिखा है, ठीक है, 1 को हम मल्टीप्लाई में किसी भी वेरिएबल की पावर हम 0 लिख सकते हैं, ये हो गया 0। अब हमें ये पता है कि v की पावर 0 ये होता है 1, तो अगर ये हो गया 1 तो इसका मतलब 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ पे ये 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये ये एक टर्म है, ये एक टर्म साफ दिख रही है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर है, जो 0 है ये होल नंबर के अंतर्गत आता है, तो ये तो एक टर्म है। तो इसका मतलब कि अगर हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं और इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसका मतलब ये भी एक टर्म है। तो इससे ये एक टर्म है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, इसमें एक्स की पावर -2, एक्स की पावर -2, इसका मतलब कि ये जो है ये टर्म तो है नहीं, ये टर्म तो नहीं है। और दूसरी ये टर्म है और ये भी एक टर्म है, तो इसमें एक टर्म नहीं है और सभी के सभी टर्म हैं, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है, ये पॉलिनोमियल नहीं। अब यहाँ पे देखो
ये भी एक टर्म है और ये भी एक टर्म है, ये भी टर्म है, तो सिंपल सी बात है ये पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें भी देखो ये टर्म तो नहीं है, अब ये भी टर्म नहीं है, ये भी टर्म, सॉरी ये टर्म है, ये टर्म है, तो ये भी सिंपल सी बात है पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो बात है कि अगर ये पॉलिनोमियल नहीं है तो ये है क्या, ये पॉलिनोमियल नहीं है तो ये है क्या, तो इसे बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सिंपल सा मतलब ये होता है कि जैसे सभी के सभी जो वेरिएबल हों उनकी पावर अगर होल नंबर है, उनकी सभी की पावर होल नंबर है तो हम उसे पॉलिनोमियल बोल देंगे, और अगर उसमें से किसी एक की भी पावर होल नंबर नहीं है तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा। जैसे यहाँ पे इसमें इसकी पावर होल नंबर नहीं है, इसकी पावर होल नंबर नहीं है, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। अब इसमें देखो, इसमें सभी वेरिएबल की पावर होल नंबर है, इसलिए ये पॉलिनोमियल बन गया। तो पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सिंपल सा यही डिफरेंस होता है कि सभी वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर है तब तो वो पॉलिनोमियल है, अगर उनमें से किसी एक की भी पावर होल नंबर नहीं है तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है। ठीक है, तो हमारे पास दो क्वेश्चन दिए गए हैं और ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, और हमें बताना है कि ये पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है, और ये भी पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन दिख जाएं तो उनको हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन दिख जाएं तो उन्हें हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तो हम इसे सिंपली भाग देकर निकाल लेंगे, भाग देंगे और इसके बराबर जो आएगा उसको हम देखकर बता देंगे कि ये पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है। और दूसरा मेथड है कि जैसे मान लो कि ये है, तो हम मान लिए कि लेट ए एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू ए। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 जो हो गया वो ए के बराबर है, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि एक्स स्क्वायर जो है वो हो जाएगा ए माइनस का 4। ठीक है, एक्स स्क्वायर ए माइनस का 4। अब ये दोनों की वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ए माइनस की 4, और माइनस का 4 तो वो है ही। अब दूसरी जगह पे ए, एक्स स्क्वायर प्लस 4 हमने ए माना ही है तो ये हो गया ए। अब देखो यहाँ पे हो जाएगा सिंपली, यहाँ पे बताते हैं, तो ये हो जाएगा ए माइनस का 8 बाई ए। ठीक है, अब इसको हम अलग अलग कर लेंगे, इसको अलग अलग कर लेंगे तो ये हो जाएगा ए बाई ए माइनस का 8 बाई ए। तो अब यहाँ पे साफ दिख रहा है कि ये हो जाएगा 1 माइनस का 8 बाई 1 की पावर -1। ठीक है, तो अब देखिए ये जो है ये तो एक टर्म है, ये तो एक टर्म है, बट ये जो है ये टर्म नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो अब हम इसको देखते हैं कि ये पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है। तो इसको सिंपली हम पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही बताएंगे, जैसे कि हमने इसमें किया है। इसमें सबसे पहले हम इसको कुछ इस प्रकार से लिख लिया है, उसके बाद ही हमने बताया है कि ये पॉलिनोमियल है या फिर ये
पॉलिनोमियल नहीं है। उसी प्रकार से हम इसको इस प्रकार से पहले चेंज करेंगे, उसके बाद ही बता पाएंगे कि ये पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है। तो इसको चेंज करने के लिए इसे सॉल्व करते हैं। अब ये जो है ये x की पावर 3/2, x की पावर 3/2, इसको हम क्या लिख सकते हैं? जैसे ये हो गया x की पावर 3/2, तो हम इसको सिंपली इस प्रकार से लिख सकते हैं कि x की पावर 1 + 1/2 ये हो जाएगा। अब जब ये हो जाएगा तो सिंपली हम इसको चेंज कर देंगे, x इंटू एक्स की पावर 1/2 ये हो जाएगा। तो हम इसको x की पावर 3/2 को सिंपली x इंटू एक्स की पावर 1/2 की फॉर्म में हम लिख लेंगे। तो ये हो गया हमारा x की पावर 3/2, और इसको भी लिख लेते हैं x इंटू एक्स की पावर 1/2 और प्लस का 7x। अब इसको सिंपली उसी प्रकार से चेंज करेंगे जिस प्रकार से इसको चेंज किया है। तो ये हो जाएगा, ये 3 + 1/2 ये होता है 7/2, ठीक है। तो इसी प्रकार से x की पावर 3 और इंटू एक्स की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 1/2 की फॉर्म में लिख लेंगे। ये सभी में हमने 1/2 की फॉर्म क्यों लिखी ये आगे पता चलेगा अभी। तो जैसे इसको भी x इंटू एक्स की पावर 1/2। अब देखो यहाँ पे साफ साफ ये x इससे खत्म हो जाएगा, और ये जो x की पावर 1/2 है ये इसमें भी है और इसमें भी है, ये दोनों में है। तो इसका मतलब कि ये बाहर निकल आएगा, तो ये हो जाएगा x की पावर 1/2 इंटू एक्स प्लस का 3x की पावर 7 और अपान x की पावर 1/2। अब देखो ये इससे भी खत्म हो गया, तो हमारे पास कितना बचा है? ये 7x की पावर क्यूब प्लस का x। अब हम इसे इजीली देखकर बता देंगे कि ये एक पॉलिनोमियल है। तो ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। ये हमारे 2 क्वेश्चन हो गए, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इन्हें चाहो तो आप लिख सकते हो। तो अब बात आती है कि भैया हम सभी में इस फॉर्म में चेंज किए हैं, कुछ इस प्रकार चेंज किए हैं, तो इस फॉर्म को क्या बोलते हैं? इस फॉर्म को क्या बोलते हैं? इस फॉर्म को जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं, और इस फॉर्म को जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। और कोई भी क्वेश्चन पॉलिनोमियल का सॉल्व करने से पहले उससे जनरल फॉर्म में चेंज करना बहुत जरूरी होता है। हाँ, कुछ होते हैं जो आप चाहो तो मत चेंज करो, सॉल्व हो जाएंगे, बट अगर अभी से आदत डाल लोगे ना तो आगे जो डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे उनमें बहुत आसानी होगी। उनमें सबसे पहले आप पहले जनरल फॉर्म में चेंज करो, उसके बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व करने को स्टार्ट करो, ठीक है। तो अब देखते हैं कि जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। तो जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल अब देखते हैं। जनरल फॉर्म को ही बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, कहीं कहीं बोल देते हैं। तो इसको बहुत लोग रटते हैं, इस फॉर्म को बहुत लोग रटते हैं, बट हम इसे बिना रटे भी इजीली लिख सकते हैं समझकर। जैसे देखो यहाँ पे एक पॉलिनोमियल लिखते हैं, ये हो गया 2x प्लस का 1, ये एक पॉलिनोमियल हो गया सिंपली। अब इसी प्रकार से मान लो कि हम लिख दिए 2x की पावर क्यूब प्लस का x प्लस का 7, ये भी एक पॉलिनोमियल है। अब हम इसी प्रकार से लिख दिए x की पावर 4 प्लस का 2x क्यूब प्लस का 7x प्लस का 8, ये भी एक पॉलिनोमियल हो गया। तो सिंपली हम इसी प्रकार से चाहें तो लिखते जाएं, और कहाँ तक लिख सकते हैं? जहां तक ये होल नंबर हो, जहां तक ये होल नंबर जा सकता है हम वहां तक लिख सकते हैं। तो इसका मतलब कि ये
अनंत तक जा सकता है, ये होल नंबर इन्फिनिटी तक जाता है, तो इन्फिनिटी तक हम लिख सकते हैं। तो मान लेते हैं इन्फिनिटी को n बोलते हैं, n मान लिया, तो ये हो गया x की पावर n। ठीक है, अब देखो, अब जो x सभी में ये x स्क्वायर, सॉरी, जो ये फर्स्ट टर्म है उसमें सभी में ये कोफिशिएंट बदलता रहता है, ये कोफिशिएंट बदलता रहता है, इसे कोफिशिएंट बोलते हैं, अभी आगे इसके बाद ही पढ़ते हैं। तो ये कोफिशिएंट सभी में बदलता रहता है, तो हम मान लेते हैं कि ये जो कोफिशिएंट होगा ये कोई an होगा। तो ये पहली टर्म बन गई an इंटू एक्स की पावर n, ये हो गई पहली टर्म हमारी। अब पॉलिनोमियल है तो प्लस से ऐड होगा। अब दूसरी टर्म कैसे लिखते हैं, अब देखो, इसमें पहली टर्म है ये x की पावर 4 और दूसरी क्या है, इससे जस्ट कम x की पावर 3, और इसमें अगर तीसरी लिखें तो हम चाहें तो ये तीसरी भी एक्स स्क्वायर के टर्म में भी होगी। कैसे, यहाँ पे कुछ हम इसको 0 इंटू एक्स स्क्वायर है, ये इसमें एक्स स्क्वायर का टर्म है, बट हम उसको 0 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, इसलिए वो 0 बन गया है। तो इसलिए ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म इसमें दिख नहीं रहा है। तो अब उसके बाद हो गया ये एक्स की पावर 1, देन कांस्टेंट। ठीक है, तो उसी प्रकार से इसमें देखिए, सबसे पहले हो गया x की पावर n, उसके बाद हो जाएगा x की पावर n से 1 कम, तो n-1। अब उसी प्रकार से कोफिशिएंट चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा an-1 इंटू एक्स की पावर n-1, और सिंपली इसी प्रकार से चलता जाएगा ये, और लास्ट में सभी में कांस्टेंट होता है, तो ये हो जाएगा a0 कांस्टेंट है। तो इसी को ही हम जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। ये हमारी हो गई जनरल फॉर्म, ठीक है, पॉलिनोमियल की। ये इसे बिना देखे, आप सबसे पहले इसे बिना देखे लिखो, उसके बाद उसके बाद इसको मैच करो। तो अब इसके बाद आता है, जैसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे कि ये पॉलिनोमियल दिया गया है और इसमें हमें बताना है कि इसकी डिग्री कितनी है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, या फिर पूछ ले कि इसमें जो एक्स स्क्वायर का टर्म है, या फिर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, या फिर एक्स का कोफिशिएंट क्या है। तो इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो सिंपली हम अब ये देखेंगे कि डिग्री किसे कहते हैं, या पॉलिनोमियल की डिग्री कैसे निकालते हैं, या फिर हम किसी भी टर्म का कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं, या फिर किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट कैसे पता करते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कैसे पता करते हैं, तो हमने अभी सबसे पहले टर्म देखा था। तो जैसे ये कोई भी टर्म ले लो, ये हो गया 2x², ठीक है, ये टर्म हो गया। अब इस टर्म में जो ये पावर होगी, ये जो पावर है, इसी को ही डिग्री बोलते हैं। यही है डिग्री, बस और कुछ नहीं है, यही है डिग्री। अब जैसे मान लो कि ये हो गया 2x की पावर 7, तो इस टर्म में जो डिग्री है वो 7 है। अब यहाँ पे हो गया 7x, तो इस टर्म में जो डिग्री है वो 1 है, ठीक है, इस टर्म में जो डिग्री है वो 1 है। तो अब बात आती है कि भैया हमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जानना है, ना कि डिग्री ऑफ टर्म जानना है। डिग्री ऑफ टर्म तो हम समझ गए, इससे हमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताइए। तो जैसे ये कोई एक पॉलिनोमियल आपका लिखा है, ये 2x²
प्लस का x प्लस का 7। तो अब देखिए कि इसमें इस टर्म की डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री है 2 और इसकी डिग्री है 1। तो इसमें जो सबसे बड़ी डिग्री होगी, सबसे बड़ी डिग्री होगी, वही बन जाएगी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो हो जाएगी वो 2 है। ठीक है, तो इसी प्रकार से अब 3x की पावर 7 प्लस x की पावर 6 प्लस 7, अब ये हो गया। तो इसमें जो है, इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी है, तो इसमें इस टर्म की डिग्री 7 है, इस टर्म की डिग्री से सॉरी इसकी 6 है और इसकी 7 है। तो सबसे बड़ी जो है वो 7 है, तो ये हो जाएगी 7, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगी 7। तो ये सिंपली समझ में आया डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ये तो समझ में आ गया। बट भैया आपने सबसे पहले बताया था कि टर्म में एक से भी ज्यादा वेरिएबल हो सकते हैं, एक से भी ज्यादा वेरिएबल हो सकते हैं, तो उनकी डिग्री कैसे निकालेंगे। तो ये बहुत अच्छा सवाल है कि जैसे ये हो गया 2xy, या फिर हमारे पास है 7x² yz, ये दो हैं, हम इसमें डिग्री कैसे निकालेंगे। तो इसमें सिंपली जो वेरिएबल की पावर है उसे ऐड कर देंगे। ये 1 हो गई, ये 1 है, तो इस जो टर्म की डिग्री बन जाएगी तो ये बन जाएगी 2। इसको ये 1 और ये 1 ऐड होके 2 बन गया। सिंपली इसमें भी ये 2 है, ये 1 3 हो गया, ये 1 4 हो गया, तो इस जो टर्म की डिग्री है वो बन जाएगी 4। बस इतना सा है। इसी प्रकार से अगर ये इसमें पॉलिनोमियल में यूज हो, जैसे देख लो कि ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया गया है 2abc² प्लस का 2d प्लस 7, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया गया है। ठीक है, तो अब हमें इसमें बताना है कि डिग्री इस पॉलिनोमियल की कितनी है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमें बताना है। तो देखिए इसमें सबसे पहले इसकी डिग्री 1 है, इस जो ये टर्म है इसकी डिग्री 1 है। अब इस टर्म की डिग्री सॉरी इस टर्म की जो है वो डिग्री है 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी वेरिएबल है उसकी पावर कितनी है 0, तो इस टर्म की डिग्री हो गई 0, और इस टर्म की डिग्री है 1, और इस टर्म की डिग्री है ये, इसमें ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है। इसका मतलब इस टर्म में 3 वेरिएबल है हमारे, तो तीनों की पावर ऐड करके हम तब बताएंगे कि डिग्री कितनी है। तो इसमें इसकी 2 है, ये 1 ये 1, तो ये हो जाएगा 2 और 3 और ये 4, तो इस टर्म की जो डिग्री है वो है 4। तो सिंपली जो डिग्री सबसे ज्यादा होगी वही हमारी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बन जाएगी। तो इसमें सबसे ज्यादा है 4, तो ये 4 जो है ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमारा बन गया। तो डिग्री यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके बाद आता है कि कोफिशिएंट किसे कहते हैं। जैसे एक पॉलिनोमियल दिया गया है, ये हो गया आपका 2x² प्लस का x प्लस का 7। अब हमें इसमें बताना है कोफिशिएंट ऑफ x² एंड x, इन दोनों का कोफिशिएंट बताना है, इन दोनों का कोफिशिएंट बताना है। तो देखिए जो जिस टर्म में x² आपको दिख जाए, तो ये टर्म हो गया, इसमें है x²। ठीक है, तो इस जो वेरिएबल है इसके आगे वाला नंबर विथ साइन, इसके आगे वाला नंबर विथ साइन वो बन जाता है कोफिशिएंट। तो इसमें जो x² का कोफिशिएंट है इसका कोफिशिएंट हो जाएगा 2, और इसमें x के आगे है 1,
x के आगे 1 है तो इसका कोफिशिएंट हो जाएगा 1। तो सिंपली हम कोफिशिएंट, जैसे कोई भी टर्म है उस टर्म के आगे जो नंबर है उसी को बोलते हैं कोफिशिएंट। यहाँ पे कुछ पॉलिनोमियल दिए गए हैं और हमें बताना है कि इसमें इसके कोफिशिएंट क्या है और इन पॉलिनोमियल की डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी है, इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी है। तो सबसे पहले हम पहला देखते हैं, इसमें एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, एक्स की पावर 3 का कोफिशिएंट क्या है। तो कोफिशिएंट का मतलब होता है सिंपली उसके आगे वाला नंबर, तो इसमें एक्स क्यूब के आगे वाला नंबर है 1 तो ये बन जाएगा इसका कोफिशिएंट 1। और सेम इसी प्रकार से इसमें जो है एक्स का कोफिशिएंट हो जाएगा ये है 2। और इसमें देखते हैं, इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, तो एक्स स्क्वायर है ये और इसके आगे है नंबर √2 तो ये हो गया √2। अब एक्स के आगे नंबर है √3 तो ये हो जाएगा √3। ठीक है, तो एक्स का कोफिशिएंट है √3 और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है √2। अब बात आती है कि इसमें कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे। तो इसमें जैसे हमें अभी क्लास 9th में कोफिशिएंट का सिंपल मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू ही पढ़नी है, कोफिशिएंट का सिंपल मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू ही पढ़नी है। तो इसमें जैसे x या फिर y² इन दोनों का कोफिशिएंट पूछे तो इन दोनों का कोफिशिएंट 2 ही होगा, इन दोनों का कोफिशिएंट 2 ही होगा। अब जब आगे जाओगे तो यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट और y² का कोफिशिएंट ये चेंज हो जाएगा, बट अभी हमें ये 2 ही लिखना है। ठीक है, जब आगे जाओगे तो इसका x का कोफिशिएंट हो जाएगा 2y² और y² का कोफिशिएंट हो जाएगा 2x। ठीक है, बट अभी हमें इस पे ध्यान नहीं देना है, इस पे ही केवल ध्यान देना है, हमें इसके बारे में ही पढ़ना है। कोफिशिएंट का सिंपल मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू अभी के लिए। ठीक, अब इसमें देखते हैं y का कोफिशिएंट कितना है, तो y के आगे लिखा है 1 तो हो गया कोफिशिएंट 1। अब इसमें भी उसी प्रकार से इसमें x² y और z इन तीनों का कोफिशिएंट सेम होगा। तो x² ये है और इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट कितना है, ये हो जाएगा 9 और इसका भी 9 हो जाएगा। इसका और इसका इन तीनों का कोफिशिएंट 9 हो जाएगा। ठीक है, अब y² का कोफिशिएंट कितना है, तो y के आगे नंबर है 7 तो इसका कोफिशिएंट हो जाएगा 7 और इसी प्रकार से z के आगे है 1 तो z² का कोफिशिएंट हो जाएगा 1। और ये x क्यों लिखा मैंने, चलो, तो ये हो गई कोफिशिएंट की बात। ठीक है, अब करते हैं डिग्री की बात। अब इसमें डिग्री किसकी कितनी है, तो ये देखो इसमें इस टर्म की डिग्री है 3, इसकी है 1 और इसकी है 0, तो इसमें सबसे ज्यादा जो डिग्री है वो है 3, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बन जाएगा 3। उसी प्रकार से इसमें भी जो है वो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बन जाएगा 2, क्योंकि 2 जो है उसकी डिग्री सबसे ज्यादा है। अब इसमें आते हैं, तो इसमें इसकी डिग्री तो 1 है, सिंपल सी बात। अब इसकी डिग्री देखते हैं, इसकी है 2 और एक हो गई x की, तो ये बन गई डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो है ये हो गया 3। और उसी प्रकार से इसमें भी जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है वो आप खुद से कमेंट करके बताना कितनी है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी है वो कमेंट करके बताना। तो आज के लिए यहीं तक